दोस्तों नमस्कार। हम लोग इकोनॉमिक्स में प्लानिंग पढ़ रहे थे और प्लानिंग में हमने देखा था नीति आयोग के विषय में। आज हम देखेंगे नीति आयोग की संरचना। संरचना से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को हम कहते हैं अधिशासी परिषद, अधिशासी परिषद। दूसरे को कहते हैं पूर्णकालिक सदस्य, और तीसरे को कहते हैं क्षेत्रीय परिषद। अब अधिशासी परिषद में क्या होते हैं, तो इसमें देश के जितने चीफ मिनिस्टर हैं वो होंगे, ऑल चीफ मिनिस्टर्स। और इसकी जो बैठक होगी वो क्या होगी, वार्षिक बैठक होगी। ठीक। पूर्णकालिक में प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसके उपाध्यक्ष होंगे और इसमें कुछ सदस्य होते हैं। और सदस्य भी कितने प्रकार के, तो एक को कहते हैं पूर्णकालिक सदस्य, एक होते हैं सीईओ, कुछ इसमें पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है, और कुछ इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। पदेन सदस्य का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति उस पद पर, जो उस पर्टिकुलर पद पर विराजमान होगा वो नीति आयोग का सदस्य होगा। तो कौन हो सकता है, देखो, होम मिनिस्टर ये इसमें होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ये भी इसमें होंगे, डिफेंस मिनिस्टर भी इसमें होंगे और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी इसमें होंगे। ठीक है। तो पूर्णकालिक सदस्य ये आपका होमवर्क है। अब इसको पता करिए कि इस समय नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य कौन है, सीईओ कौन है ये पता करिए, ये भी आपका होमवर्क है। विशेष आमंत्रित सदस्यों में भी कौन है ये आपको पता करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का मामला है, ये बदलते रहते हैं, तो ये आप इसको अपना अपडेट कर लीजिएगा। अब तीसरा आता है क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद में इसका गठन जो है, विशेष मुद्दों पर इसका गठन होता है, विशेष मुद्दों पर इसका गठन होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, एक होता है गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल। इसमें कौन होंगे, इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके बाद कौन होंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, और कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और कौन होंगे, और नीति आयोग के सभी पूर्णकालिक सदस्य इसमें होंगे। तो कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, नीति आयोग का उपाध्यक्ष होगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और नीति आयोग के सभी पूर्णकालिक सदस्य इसके मेंबर होंगे गवर्निंग काउंसिल में। अब आइए देखते हैं नीति आयोग का विजन प्लान।
नीति आयोग का विजन प्लान। तो देखिए क्या है ये 15 वर्षीय प्लान है, पहली बात। दूसरा, ये 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2032 तक इसकी जो है कार्यावधि है। इसके देखिए 2 पार्ट हैं। एक को हम कहते हैं रणनीतिक नियोजन 1 और दूसरे को कहते हैं रणनीतिक नियोजन 2। ठीक। रणनीतिक नियोजन 1 जो है ये 7 वर्ष के लिए और रणनीतिक नियोजन 2 ये 8 वर्ष के लिए। ठीक है। 7 वर्ष वाले को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक को हम कहते हैं एजेंडा एक्शन 1 और दूसरे को कहते हैं एजेंडा एक्शन 2। 8 वाले को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एजेंडा एक्शन 1, एजेंडा एक्शन 2। एजेंडा एक्शन 1 की जो कार्यविधि है यह है 3 साल के लिए, एजेंडा एक्शन 2 4 साल के लिए, और रणनीतिक नियोजन 2 के एजेंडा एक्शन 1 की जो कार्यविधि है वो 4 वर्ष और 2 की भी कार्यविधि कितनी है 4 वर्ष। तो 3 4 4 4 कुल 15 वर्ष। ठीक है। अब अगला है विजन प्लान का प्रमुख लक्ष्य। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विजन प्लान। ठीक है। तो देखिए क्या इसका विजन प्लान है। सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना। सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना। इसके साथ साथ और क्या है, आंतरिक सुरक्षा, और क्या है, बाह्य सुरक्षा। ठीक है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 गोल निर्धारित किए गए हैं इन्हें तो प्राप्त करना ही है, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, देश के अंदर भी सुरक्षा और देश के बाहर भी सुरक्षा के साथ साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये विजन प्लान का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। अगला, तो ये कितने साल का प्लान है, 15 साल का। तो अगले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना करना है, 3 गुना करना है। तो अगले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3 गुना करना है। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करना है, अगले 15 वर्षों में पर कैपिटा इनकम ये कितना करना है,
ये भी करना है 3 गुना। ठीक है, और क्या करना है भैया? शहरी विकास पर विशेष ध्यान देना है। औद्योगिकरण बढ़ेगा तो शहरों पे दबाव बढ़ेगा, शहरों पे दबाव बढ़ेगा तो शहरों को यदि हम वेल प्लान्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा? शहरों की अलग से समस्या शुरू होगी, क्योंकि नगरीकरण अपने आप में भी एक समस्या है। यदि नगरों का ढंग से ध्यान न रखा गया तो। क्लियर? अब आइए देखते हैं, बात हुई कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, तो आइए देखते हैं सतत विकास लक्ष्य कितने हैं और कौन कौन से हैं। और हर परीक्षा में आपसे ये पूछेगा जरूर। 2023 के पीसीएस में सतत विकास लक्ष्यों पर 2 प्रश्न पूछा गया, और एक टॉपिक से अगर 2 प्रश्न पूछा जाए इसका मतलब कि बहुत बड़ी बात है। तो लिखेंगे सतत विकास लक्ष्य, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इनकी संख्या कितनी है? 17 है। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितना हो गया? 17। यही इतना 17 है। अच्छा हाँ, ये लिखवाना भी है। हाँ, मुझे लगा कि इसका काम हो जाएगा। चलो लिखो इसको। पहला जो है वो है गरीबी उन्मूलन, दूसरा है भूखमरी उन्मूलन, तीसरा है स्वास्थ्य व आरोग्य, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ठीक है, पांचवा है लैंगिक समानता, छठवां है शुद्ध पेयजल व स्वच्छता, सातवां है किफायती ऊर्जा, आठवां है सम्मानजनक कार्य व आर्थिक विकास, नौवां है उद्योग नवाचार संरचना, दसवां है असमानता में कमी, 11वां है संधारणीय शहर, 12वां है सतत उपयोग, 13वां है जलवायु कार्रवाई, 14वां है जल में जीवन, 15वां है भूमि पर जीवन, 16वां है
शांति और न्याय। 17वां है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यही 17 है, इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मैं एक बार फिर से इसको पढ़ देता हूं। सतत विकास लक्ष्य कुल 17 लक्ष्य हैं। पहला गरीबी उन्मूलन, दूसरा भूखमरी उन्मूलन, तीसरा स्वास्थ्य व आरोग्य, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवां लैंगिक समानता, छठवां शुद्ध पेयजल व स्वच्छता, सातवां किफायती ऊर्जा, आठवां सम्मानजनक कार्य, नवां उद्योग नवाचार संरचना, 10वां असमानता में कमी, 11वां संधारणी शहर, 12वां सतत उपयोग, 13वां जलवायु कार्रवाई, 14वां जल में जीवन, 15वां भूमि पर जीवन, 16वां शांति व न्याय, 17वां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसे आप याद कर लीजिएगा। आपके पास कोई ट्रिक हो तो ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ट्रिक नहीं हो तो जैसे आपसे याद हो सके वैसे याद करिएगा, क्योंकि याद करना आवश्यक है। विश्व के इसमें जो तमाम देश हैं वे इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रख के अपनी योजनाओं का निर्माण करते हैं। भारत भी उन्हीं योजनाओं को ध्यान में रख के अपना काम करता है। गरीबी तो समाप्त करना ही है। गरीबी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा तमाम कार्यक्रम चलाए जाते हैं। भोजन, स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक भोजन लोगों को मिले, इसके लिए भारत सरकार तमाम योजनाएं चलाती है। कोई भूख से मरे नहीं, कोई कुपोषित ना हो, उस दिशा में प्रयास किए जाते हैं। स्वास्थ्य को लेकर भारत सरकार ने तमाम योजनाएं शुरू की हुई हैं। केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से काम चलेगा, इस पे भी ध्यान दिया जाता है। तो आप देखेंगे तमाम जो ये 17 लक्ष्य हैं, इन 17 से संबंधित कोई न कोई योजना जो है वह जरूर चलती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था। और नीति आयोग के संबंध में और जो कुछ भी कंटेंट आपको मिलेगा आप उसको पढ़ लीजिएगा। जितना पढ़ लेंगे उतना ही कम है। ठीक है, जैसे नीति आयोग द्वारा कौन कौन से सूचकांक जारी किए जाते हैं, या नीति आयोग का जो है फ्लैगशिप कार्यक्रम क्या है, तो इन सब चीजों को आप देखेंगे। ठीक, अब लिखेंगे नीति आयोग का महत्वपूर्ण पहल। तो नीति आयोग द्वारा महत्वपूर्ण पहल क्या शुरू किए गए हैं, तो एक आपने सुना होगा लाइफ, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसकी अवधारणा को मोदी जी देखे आए थे, और कहाँ देखे आए थे, COP 26। हाँ, COP 26। COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो जो 26वां नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था 2021 में, वहाँ इसे देकर आए थे। ठीक है, मतलब हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली वह पर्यावरण को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। क्लियर। दूसरा था शून्य। ठीक है, ये क्या है, इसमें कह रहे हैं कि जीरो पोल्यूशन मोबिलिटी। ये कैसे होगा, इसके लिए
वायु की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। और क्या करना होगा? इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। ठीक है, डीजल पेट्रोल के वाहन कम दौड़ेंगे तो एयर क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अगला क्या है पहल? ई अमृत। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है इससे संबंधित जो कागजात हैं, क्या है? कागजात, ये एक स्थान पर संग्रहित होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे हमने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा। फिर भी मैं कहूँगा कि फिलहाल भारत में जो योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जो नियोजन का कार्य हो रहा है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका नीति आयोग की है। आप नीति आयोग के विषय में और कुछ भी आपके पास जो जानकारी अलग से मिलेगी, आप उसे पढ़ लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कैसी जानकारी? आपको कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में कौन से कदम उठाए गए हैं, कौन सी पहल को स्टार्ट किया गया है, उसके कौन से पेपर्स प्रकाशित होते हैं, कौन से सूचकांक जारी किए जाते हैं। ये थोड़ा सा इसको आप पढ़ेंगे क्योंकि कुछ करंट अफेयर से संबंधित भी मामला है, तो जो अपडेटेड होगा उसको पढ़िएगा। मेरे पास है लेकिन वो मैं उसको यहाँ पे लिखवा नहीं सकता, क्योंकि आपको कब पढ़ना है, परीक्षा कब देना है, उसको आप अपने हिसाब से तैयार कीजिएगा। ठीक है, मेरे पास अभी करंट का स्टेटस है तो मैंने उसको अपने लिए रखा हुआ है। इतना आप होमवर्क समझ लीजिएगा और करिएगा इसको, क्योंकि उसके बिना ये फिर मामला अधूरा रह जाएगा। तो आज हम लोग इस प्लानिंग के चैप्टर को समाप्त करते हैं। मेरी तरफ से ये समापन है। कल के क्लास में हम पढ़ेंगे बजट को, और बजट को बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए। नमस्कार।